संविधान सभा का निर्माण। संविधान सभा की मांग पहली बार किसने किया था? 1934 में एम.एन. राय ने। और दूसरा पॉइंट आपने क्या लिखा कि संविधान सभा को आधिकारिक रूप से मांग किसने रखी? 1934 में कांग्रेस ने। तीसरा पॉइंट लिखिए 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने वयस्क मताधिकार बिना बाहरी हस्तक्षेप मांग किया। 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने वयस्क मताधिकार बिना बाहरी हस्तक्षेप मांग किया। अब बताते हैं, ठीक है। और चौथा पॉइंट लिखिएगा कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। अगला पॉइंट लिखेंगे पांचवा, प्रत्येक 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट का प्रावधान रखा गया। प्रत्येक 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट का प्रावधान रखा गया। ठीक है, अब ज़रा इसको अच्छे से समझ लीजिए। देखो अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे वो था हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में कि कब कब कैसे कैसे कौन कौन से नियम कानून बने, उनमें से कौन कौन नियम कानून हमारे संविधान में ऐड किए गए। ठीक है, तो उसे बोलते ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। आज हम लोग कहाँ पहुँच गए? ऐतिहासिक बैकग्राउंड ख़त्म करके सीधा संविधान सभा के निर्माण की बात कर रहे हैं। तो हमने आपको कल समझा दिया था कि क्लेमेंट एटली की घोषणा के अनुसार हम जो है अगर 1947 में आज़ाद हो गए, विधेयक भी पारित हो गया, लेकिन उसके पहले की जो प्रक्रिया थी वो ये थी कि संविधान बनाया जाए। और संविधान बनाने के लिए जो शर्त थी वो ये थी भारतीयों की मांग कि हम अपने लिए स्वयं का कानून स्वयं बनाएंगे। और स्वयं का कानून अगर स्वयं बनाएंगे तो उसके लिए कोई इलेक्टोरल बॉडी होनी चाहिए जिसमें हर व्यक्ति का प्रतिनिधित्व शामिल हो। तो उसके लिए संविधान सभा का निर्माण करने के लिए पहले क्या होगा? चुनाव, इलेक्शन होगा। और उस इलेक्शन में जो व्यक्ति जीतेगा वो संविधान सभा के लिए चुना जाएगा आगे चलकर। इसमें से पहला क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि सबसे पहले संविधान सभा का मांग किसने किया था? संविधान सभा की मांग सबसे पहले किसने की थी? तो इसका उत्तर है कि संविधान सभा की मांग सन 1934 में पहली बार एम.एन. राय ने किया था। एम.एन. राय पहली बार संविधान सभा की मांग किसी ने किया तो वो व्यक्ति थे एम.एन. राय। आगे आप देखोगे कि संविधान सभा के कानूनी सलाहकार के रूप में भी कौन थे? एम.एन. राय ही थे। ये संविधान सभा के क्या थे? कानूनी सलाहकार थे। चालू है। 1934 में एम.एन. राय ने पहली बार संविधान सभा का मांग भी किया और यही पहली बार संविधान सभा के कानूनी सलाहकार भी बने। एग्जाम में अगर पूछा कि संविधान सभा के कानूनी सलाहकार कौन थे तो इसका उत्तर होगा एम.एन. राय। लेकिन एम.एन. राय के बाद 1934 में ही अधिवेशन में कांग्रेस ने, कौन सी कांग्रेस? आज वाली कांग्रेस नहीं, ये आज़ादी की लड़ाई वाली कांग्रेस है, महात्मा गांधी वाली कांग्रेस। ठीक है, हाँ, एनी बेसेंट वाली। तो ये जो कांग्रेस है इसने आधिकारिक रूप से डिमांड किया कि हमारी एक संविधान सभा क्या हो, बनाई जाए। यानी ऑफिशियल डिमांड रखा गया कि एक संविधान सभा का निर्माण हमारे लिए किया जाना चाहिए और ये संविधान सभा लोगों के प्रतिनिधित्व से चुनी जाएगी और यही संविधान सभा भारतीयों के लिए कानून का
निर्माण करेगी, कैसा संविधान होगा उसका ब्यौरा तैयार करेगी। इसके बाद 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वयस्क मताधिकार को मांगा। क्या डिमांड किया गया? वयस्क मताधिकार। इसके पहले क्या अधिकार था आप जानते हो? हमने आपको बता रखा था कि इससे पहले भी चुनाव होते थे, लेकिन उन चुनाव में वोट डालने के अधिकार किसको मिला हुआ था? या उच्च शिक्षा वाला व्यक्ति हो, या संभ्रांत हो यानी संपन्न हो, टैक्स पेयर हो, या जमींदार हो, ऐसे ही लोगों को केवल वोटिंग राइट्स थे। नेहरू ने 1938 में डिमांड किया कि नहीं, ये राइट ठीक नहीं है, इसमें सभी लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं हो पाता, इसलिए जो वयस्क है, जो दिवालिया या बावला ना हो, जो संज्ञान क्षमता रखता हो, ऐसा वयस्क वोट डालने का अधिकार रखना चाहिए। और ये डिमांड इन्होंने रखा, डिमांड पूरी भी हुई। वयस्क मताधिकार के आधार पर वोटिंग राइट दिया गया, और वो भी वोटिंग राइट बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के। ऐसा नहीं कि ब्रिटेन के जो है कोई आके यहाँ पे बैठ जाए और वो बोले कि फलाने को जिता दो, फलाने को जिता दो, ऐसा नहीं करना है। कोई इंटरफेरेंस नहीं हो चाहिए, एक्सटर्नली कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। जनता अपने मत के अनुसार अपना वोटिंग राइट यूज़ करेगी, और लेकिन उसका अधिकार क्या रहेगा? अधिकार क्षेत्र वयस्क एडल्ट होना चाहिए। अगर 18 प्लस हो या 21 प्लस हो, जैसा भी, 21 प्लस वाले थे, तो वयस्क मताधिकार इसमें मिला, ये ध्यान में रखिएगा। तो इस एग्जाम में कई बार पूछ लेता है कि वयस्क मताधिकार का सबसे पहली बार डिमांड किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और कब डिमांड किया गया था? 1938, और वो भी तब जब संविधान सभा का गठन हो रहा था उस चुनाव में। उसके बाद अगर मताधिकार दिया गया तो वोट डालने वाले लोग भी तो होंगे और सीटें भी निश्चित की जाएंगी। तो उसमें 10 लाख की जनसंख्या पर कितनी सीटों का प्रावधान रखा गया? 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट, एक प्रतिनिधि। और आज भी यही रूल आपके संविधान में है और आज भी चला आ रहा है, आप जानते हो। प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट लोकेट की जाती है। 10 लाख पे एक सीट, यही प्रावधान पहले भी था। इस आधार पर सबसे पहले चुनाव होते हैं। चुनाव में कितने सदस्य चुन के आते हैं? 389 चुनाव होता है, और उस चुनाव में 389 सदस्य चुन के आते हैं, जिनमें से रियासतों से कितने थे? 89, और 300 के आसपास ये प्रांतीय सरकारों से आए, जिनमें 292 एक और 11 एक और 4 एक रहे। 4 जो थे वो आयुक्त प्रांत थे, और 11 ये ब्रिटिश प्रांत इन्हें कहते हैं, जो ब्रिटिश के डायरेक्ट अंडर में थे। और ये 289 जो थी वो प्रांतीय सभाएं थी, यानी जो लोकल्स थे। और ये 89 कौन थी? देसी रियासतें। इस तरीके से चुनाव हुआ। उस चुनाव में कितने सदस्य टोटल आते हैं भाई? 389 सदस्य यहाँ पे चुने जाते हैं। 11 सीधे सीधे कहाँ से? ब्रिटिश प्रांत से, और 4 आयुक्त प्रांत से। जैसे आज यहाँ हमारे यहाँ प्रोविज़न है नहीं, यूनियन टेरेटरी, आज प्रोविज़न है ना, यूनियन टेरेटरी होता है, उसमें कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें मनोनीत किया जाता है। तो ये मनोनीत वाले हैं, ये यूनियन टेरेटरी वाले हैं, और ये पूरे स्टेट वाले हैं। ऐसे आप समझ के रखो, ऐसे डिवीज़न किया गया था, ठीक है। तो ये 4 आयुक्त प्रांत से, 11 ब्रिटिश प्रांत से, और 292 प्रांतीय जो थे वो लोग आए, नहीं लोकल्स थे, और 89 उसमें देसी रियासतें थी। सभी के सभी प्रतिनिधित्व करने के लिए संविधान सभा में पहुँचे, और सभा का निर्माण इन्हीं 389 सदस्यों में से किया जाना है। अब इन 389 सदस्यों में जो जिस योग्य होगा उसको उसी आधार पर कार्य दिया जाएगा। तो इसमें संवैधानिक दृष्टिकोण से सबसे अधिक श्रेष्ठ जो व्यक्ति थे उन्हें अलग काम मिला, जैसे कि BR अम्बेडकर। इनको काम मिला क्या? प्रारूप तैयार करने का, कि संविधान का प्रारूप कैसा होगा। MN राव को क्या बना दिया गया? MN राय जो कि पहली बार डिमांड किए थे संविधान सभा की, इन्हें बना दिया गया कानूनी सलाहकार, क्योंकि ये कानून के बहुत अच्छे जानकार थे।
इसके बाद और भी कमेटियाँ बनी, झंडा कमेटी बनी। झंडा कैसा होगा देश का? झंडा समिति, उसमें आचार्य JB कृपलानी को बना दिया गया अध्यक्ष, JB कृपलानी को अध्यक्ष बना दिया गया। तो ऐसे संविधान निर्माण के लिए जो जिस क्षेत्र में अपनी विशेष योग्यता रखता था उसे उस क्षेत्र का दायित्व दे दिया गया कि आपको ये काम करना है, और सब ने उस पर गहन मंथन किया 2 साल 11 महीने 18 दिनों तक, और तब जा कर के पूरा ढांचा संविधान का तैयार हुआ। तो ये बातें हो गई। अब इसके बाद अगला पॉइंट लिखिएगा, कुछ विशिष्ट बातें। विशिष्ट बातें क्या है? कितने पॉइंट्स हो गए हैं? 5। छठवां पॉइंट लिखिए, संविधान सभा आंशिक रूप से चुनी हुई और आंशिक रूप से नामांकित थी। 93 यहाँ पे, सॉरी 93 लिखिएगा। संविधान सभा आंशिक रूप से चुनी हुई और आंशिक रूप से नामांकित थी। संविधान सभा आंशिक रूप से चुनी हुई और आंशिक रूप से नामांकित थी। देखिए ये लाइन मैंने इसलिए लिखा दिया क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछता है ना कि भारत की संविधान सभा थी, पहला ऑप्शन चुनी हुई या चुने हुए सदस्यों का समूह था, या आंशिक रूप से चुने हुए सदस्यों का समूह था, या केवल नामांकित सदस्यों का समूह था, या चुने हुए और नामांकित दोनों सदस्यों का समूह था। जिसका उत्तर क्या होगा? चुने हुए भी लोग उसमें शामिल थे और नामांकित लोग भी शामिल थे। नामांकित कौन थे? देसी रियासत वाले। अब राजा साहब मान लो डुमरियागंज के एक राजा हैं, अपने क्षेत्र का नाम लेना है ना, डुमरियागंज के एक राजा हैं, और इस डुमरियागंज क्षेत्र के लिए कानून बनाने के लिए कोई कमेटी बनाई जाएगी, तो उसमें कमेटी में उस व्यक्ति का होना ज़रूरी है ना, जो इसका प्रतिनिधित्व करता है इस क्षेत्र का। तो इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व तो देसी रियासत के राजा ही तो करते हैं, तो वो राजा ज़रूर सभा में जाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे राजा, रजवाड़े, जमींदार, नवाब गए संविधान सभा में, ठीक है। तो इनके लिए कोई चुनाव नहीं हुआ था, इनके पास ये राइट था, वो जिसको चाहें उसको भेज सकते हैं, या वो स्वयं चाहें तो स्वयं भी जा सकते हैं। बात समझ पा रहे हो? तो ऐसे लोगों को क्या कहते हैं? नामांकित है। इनका चुनाव नहीं हुआ था, ये क्या थे? नामांकित थे। इन्हें संविधान सभा में जाने का अधिकार था, या तो ये स्वयं चले जाएं या अपना कोई प्रतिनिधि संविधान सभा में भेज दें जिसको ये अच्छा समझते हों। तो ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं? नामांकित। और बाकी जो अंग्रेज़ों के अधीन क्षेत्र थे, उन क्षेत्रों में वोटिंग हुआ, चुनाव हुआ, और उस चुनाव में जो लोग चुन के गए उन्हें आप कह सकते हो कि ये क्या थे? चुने हुए सदस्य हैं। तो अब जो संविधान सभा बन रही है उसमें चुने हुए लोग भी शामिल हैं और नामांकित लोग भी शामिल हैं। तो इस तरीके से अगर एग्जाम में ये लाइन बनता है कि भारतीय संविधान सभा आंशिक रूप से चुनी हुई और आंशिक रूप से नामांकित थी, तो ये कथन क्या माना जाएगा? सही माना जाएगा। और अगर ये दे दिया स्टेटमेंट कि संविधान सभा पूर्णतया चुनी हुई थी, तो उसका उत्तर होगा गलत। संविधान सभा पूर्णतया नामांकित थी, ये भी गलत। आंशिक रूप से नामांकित और आंशिक रूप से चुनी हुई, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान में रखिएगा। अगला पॉइंट लिखिएगा, सबसे महत्वपूर्ण बात, इस देश के कर्ता धर्ता और इस देश के पिताजी कौन थे? महात्मा गांधी जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में एक लाइन आपको याद रखना चाहिए। क्या? इतना सारा चुनाव हुआ, नामांकन भी हुआ, बहुत सारे लोग 389 सदस्य गए, लेकिन अगर एग्जाम में पूछ ले कि संविधान सभा में महात्मा गांधी जी सम्मिलित थे या नहीं, तो उत्तर क्या देंगे? नहीं। ये हाँ, महात्मा गांधी जी को क्या प्रॉब्लम थी, वो संविधान सभा में क्यों नहीं गए? इसका उत्तर आप मुझसे जानना चाहते हो? देखो ये पॉलिटिकल बात है, राजनीतिक बात है, इसका उत्तर भी राजनीतिक ही होगा। और अगर मैं राजनीतिक बात करूंगा तो वो शिक्षा के केंद्र बिंदु से हट जाएगा, इसलिए अभी नहीं बात कर सकते, ठीक है। फिलहाल लिखिए, अगला पॉइंट लिख लीजिए, महात्मा गांधी संविधान सभा में सम्मिलित नहीं थे। महात्मा गांधी संविधान सभा में सम्मिलित नहीं थे, यानी संविधान सभा में महात्मा गांधी जी सम्मिलित नहीं थे। अगला पॉइंट लिखिएगा,
सभा की कार्यप्रणाली, सभा की कार्यप्रणाली। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, तो ये सब हो गया, चुनाव उनाव हो गया, लोग आ गए, संविधान सभा बन गई, ठीक है, गठन हो गया। अब इसके बाद जो प्रक्रिया शुरू होगी वो क्या होगी, कमेटी बनाने की, ठीक है। कमेटियाँ बनेंगी, वो कमेटियाँ अपना अपना काम करेंगी। तो अब कमेटी बनेगी, लेकिन पहले तो सभा की बैठक होगी ना, फिर बिना बैठक के तो कमेटियाँ तैयार नहीं हो जाएंगी। तो पहले बैठक होगी। तो एग्ज़ाम में पूछता है कि पहले बैठक कब हुई, तो प्रथम बैठक संविधान सभा की कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई। अब आप ध्यान से बात को समझिएगा, पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है। अब इस बैठक में कोई नेतृत्व करता तो है नहीं, भाई सभी लोग चुन के ही तो आए हैं। अब उसमें से किसी एक को तो स्पीकर बनाना पड़ेगा, भाई किसी को अध्यक्ष बनाना पड़ेगा, जो कार्रवाई, सदन की कार्रवाई को देखे। जैसे इस समय वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है, ओम बिरला है, वर्तमान में यही तो है। और इसके पहले कौन था, सुमित्रा महाजन। भारत की सबसे पहली लोकसभा अध्यक्ष कौन थी, मीरा कुमार। और राष्ट्रपति पद के प्रतिद्वंदी के रूप में वो राष्ट्रपति जो हमारे वर्तमान है, रामनाथ कोविंद जी, उनके विरुद्ध थी, चुनाव में हार गई। वो तो सब जानते थे हारना है। तो 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक होती है, और इस पहली बैठक को नेतृत्व करने के लिए किसे बुलाया गया था भाई, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। लेकिन ध्यान से बात समझिएगा, पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, और इस बैठक का नेतृत्व करने के लिए किसको बिठाया गया, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। लेकिन ये अस्थायी रूप से नहीं थे, ये अस्थायी थे। इसे अंग्रेजी में प्रोटेम कहते हैं। एग्जाम में कई बार पूछता है कि प्रोटेम स्पीकर कौन थे लोग संविधान सभा के, प्रोटेम स्पीकर, तो उसका उत्तर होगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये प्रोटेम स्पीकर थे संविधान सभा के, अर्थात इन्हें सिर्फ पहले दिन की अध्यक्षता दी गई। पहले दिन की बैठक हुई, वोटिंग हुआ, वोटिंग के बाद डिसाइड हुआ कि संविधान सभा का नेतृत्व डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी करेंगे। तब जब दूसरी बैठक हुई 11 दिसंबर 1946 को, इस द्वितीय बैठक में कौन आ जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कहाँ के थे, बिहार के। और जो चंपारण में महात्मा गांधी आंदोलन करने गए थे, उस आंदोलन में महात्मा गांधी के साथ ये भी शामिल थे और वकालत करते थे। अच्छा खासा नॉलेज था, ज्ञान था इनको लॉ का, ठीक है, इसलिए बनाया गया। तो 11 दिसंबर 1946 द्वितीय बैठक हुई। द्वितीय बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया सर्वसम्मति से। एग्जाम में अगर पूछा कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो उसका उत्तर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। पहली बैठक कब हुई, 9 दिसंबर 1946। द्वितीय बैठक कब हुई, अब 2 बैठकें हो गई हैं और खूब गहन मंथन भी हुआ। भाई दिन भर तो कार्रवाई होती है ना सभा की, दिन भर कार्रवाई हुई, बैठक हुई, खूब चर्चा हुई। चर्चा किस पे होगा, संविधान बनाने पर ना। तो संविधान निर्माण की प्रक्रिया पे ही तो चर्चा होगी कि संविधान कैसे बनेगा, संविधान में क्या होगा। तो आप जानते हो उस समय ज्वलंत मुद्दे भारत के पास क्या थे, बंटवारा। सबसे बड़ी चुनौती उस समय का क्या था, बंटवारा। इस देश के 3 टुकड़े हो गए, एक दाएं तरफ, एक बाएं तरफ, बीच में हम, समझ रहे हो आप। तो अगर एक ही देश के 3 टुकड़े हो जाएंगे तो उस एक विशेष भूभाग के लिए कानून बनाना बड़ा मुश्किल था। ऊपर से इसमें एक वैचारिक मतभेद के साथ साथ हमें समन्वय भी रखना है। भाई देश तो भले ही अलग हो गया, लेकिन यहाँ भारत से सभी लोग ना तो पाकिस्तान चले गए और ना ही सभी लोग पाकिस्तान से भारत आ गए। पॉपुलेशन ट्रांसफ़र 100% हुआ नहीं। जबकि अम्बेडकर का अगर कहना माना गया होता तो इस देश से 100% पॉपुलेशन ट्रांसफ़र की जाती। अम्बेडकर जी ने विरोध किया, उन्होंने कहा इस देश का बंटवारा नहीं होना चाहिए। और अगर इस देश का बंटवारा धर्म के आधार पर हो रहा है तो इस देश में बंटवारे का मतलब है 100% पॉपुलेशन ट्रांसफ़र होना चाहिए।
यानी जितने यहाँ के हैं उनको दूसरी तरफ भेज दो और दूसरी तरफ जितने अवशेष हैं उन्हें यहाँ भी बुला लिया जाए, नहीं तो भविष्य में ये चुनौती बनेगी। तो बहुत सारी चुनौतियाँ थी कि मान लो कुछ लोग गए कुछ लोग नहीं गए, वो आएंगे तो क्या होगा उनका, जो यहाँ से जाएगा उनका क्या होगा। ऐसे बहुत सारी समस्याएं थी। उन समस्याओं के अधीन रहते हुए हमें एक अच्छे संविधान का निर्माण करना था। तब उसमें कुछ विजन होना चाहिए ना, दूरगामी सोच होनी चाहिए कि कैसा संविधान होगा। तो सब ने अपने अपने सुझाव रखे कि कैसा संविधान बनाएगा। किसी ने कहा कि इसे हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए, क्योंकि अब तो पाकिस्तान अलग हो गया तो इसे हिंदू राष्ट्र घोषित करो। किसी ने कहा सेकुलर रखा जाए, किसी ने कहा नहीं सेकुलर बिन मत रखो, पंथ निरपेक्ष रखो, धर्म निरपेक्ष करना ठीक नहीं है। बहुत चर्चा हुई, लोगों के अधिकार को लेकर के भी चर्चाएं हुई, इसमें अल्पसंख्यक कौन होगा, कौन कैसे कैसे जिएगा, बहुत सारी चर्चा हुई। सब चर्चाओं में सबने अपने अपने विचार रखे। फाइनली 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू आते हैं। कैवीं बैठक में? तृतीय बैठक। ऐसा नहीं कि इसके पहले नेहरू जी नहीं थे, सभी बैठकों में शामिल थे, सबकी चर्चाएं हुई, विस्तृत चर्चा हुई। और 13 दिसंबर 1946 की जो तृतीय बैठक हुई, इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक विजन प्रस्ताव रखा, जिसे विजन डॉक्यूमेंट, एक विजन डॉक्यूमेंट रखा कि किस तरीके से हमारा संविधान बनेगा। ये जो विजन डॉक्यूमेंट था, इस विजन डॉक्यूमेंट को बाद में प्रस्तावना के रूप में क्या किया गया है, ऐड कर लिया गया है। तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, ये वही पन्ना है जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को तृतीय बैठक में संविधान सभा के सामने पढ़ा था और रखा था। इसे कहते हैं विजन डॉक्यूमेंट या सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की आत्मा। ये संविधान की क्या है, कुंजी भी कह सकते हो। संविधान की क्या है, कुंजी है। पूरा संविधान हमारा कैसा है, अगर इसे आपको जानना है तो सिर्फ प्रस्तावना को पढ़ लीजिए और आप समझ जाएंगे कि भारतीय संविधान का स्वरूप क्या है। ये प्रस्तावना पेश किया गया किसके द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। परंतु एक बात ध्यान में रखिएगा, इसे एक्सेप्ट किया गया था 24 जनवरी 1947 को बाई वोटिंग, यानी 24 जनवरी 19 पहले फर्स्ट 13 दिसंबर को तो बैठक हुई, उसमें प्रस्तावना को ये अपना उद्देश्य प्रस्ताव लेकर के आए, विजन डॉक्यूमेंट, उद्देश्य प्रस्ताव। ये जो उद्देश्य प्रस्ताव था यही बाद में भारतीय संविधान का क्या बन जाएगा, प्रस्तावना। और ये कब एक्सेप्ट किया गया था, 24 जनवरी 1947। एक बात ध्यान में रखिएगा, बाई वोटिंग, मतलब इस पे भी मत पड़े थे और ये बहुमत से पारित हुआ था, तब जा कर के ये संविधान की प्रस्तावना के स्वरूप में आया है। इसलिए एक बार इंदिरा गांधी ने 42वां संविधान संशोधन किया था, उसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, लघु संविधान कहते हैं। उस संविधान संशोधन में इस प्रस्तावना को भी इंदिरा गांधी के समय में संशोधित कर दिया गया। उसमें धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और एकता और अखंडता नामक 3 शब्द क्या किए गए, जोड़ दिए गए। तब जब वो ऐसा किया गया, उससे पहले केशवानंद भारती और बरेबरी केस में ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था कि संविधान की प्रस्तावना में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते, यानी संशोधन नहीं कर सकते, क्योंकि जो संविधान की प्रस्तावना वो संविधान का भाग नहीं है। बाद में इसे और व्याख्या किया गया, तब कहा गया कि चूंकि ये बाई वोटिंग, जिस तरीके से मौलिक अधिकार शामिल किए गए, जिस तरीके से नागरिकता का अधिकार शामिल किया गया, जिस तरीके से संघ शक्ति, राज्य शक्तियाँ ऐड की गई हैं, उसी तरीके से वोटिंग के द्वारा प्रस्तावना भी क्या की गई है, ऐड की गई है। तो अगर प्रस्तावना का भी प्रोसेस वही है तो प्रस्तावना भी संविधान का ही अभिन्न भाग है, इसलिए इसमें भी हम संशोधन कर सकते हैं। तो इस प्रस्तावना में कब संशोधन किया गया था, 42वां संविधान संशोधन 1976। और इस समय प्रधानमंत्री कौन थे भाई, इंदिरा गांधी। कौन राहुल गांधी बोला, कौन राहुल गांधी बोला है, राहुल गांधी कौन बोला, इंदिरा गांधी जी थी, ठीक है। और इस समय राष्ट्रपति कौन थे, प्रेसिडेंट,
फ़खरुद्दीन अली अहमद, राष्ट्रपति थे फ़खरुद्दीन अली अहमद। फ़खरुद्दीन अली अहमद, इन्हीं को लेके एक विवाद हुआ था अभी हाल ही में, आप जानते हो कि नहीं? जो एनआरसी शुरू हुआ था वहाँ असम में, वो एनआरसी में इनके रिश्तेदारों का नाम ही नहीं था लिस्ट में। तो लोग कह रहे थे कि बताओ, राष्ट्रपति के घर का नाम गायब है तो अन्य लोगों का क्या हाल होगा। तो ये ऐसा नहीं था, ये उस समय नहीं रहते थे, बाद में जाके बसे थे। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 इंदिरा गांधी के समय हुआ। उस समय राष्ट्रपति कौन थे? फ़खरुद्दीन अली अहमद। और इस संविधान संशोधन द्वारा इस प्रस्तावना में जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की उद्देशिका थी, इस उद्देशिका में 3 शब्द जोड़े गए। कौन कौन सा था? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, एकता और अखंडता। ये 3 शब्द संविधान की प्रस्तावना में जोड़ दिया गया। और याद रखिएगा, आज तक संविधान की प्रस्तावना का केवल एक ही बार संशोधन हुआ है, और वो भी पंडित जवाहरलाल नेहरू के रिश्तेदार इंदिरा गांधी के कार्यकाल में हुआ है। इसके बाद संविधान सभा की कार्रवाई नियमित रूप से स्टार्ट हो जाएगी। और जब संविधान सभा की कार्रवाई होगी तो बहुत सारी समितियां बनेंगी। उन समितियों में सभी व्यक्तियों को अध्यक्ष के रूप में बनाया जाएगा, किसी को उपाध्यक्ष बनाया जाएगा, और वो लोग दुनिया के लगभग 31 संविधान का अध्ययन करेंगे गहराई से, और उसमें से जो अच्छी अच्छी चीज़ें होंगी उन्हें भारतीय संविधान में सम्मिलित कर लिया जाएगा। कभी कभी कुछ नेता कमेंट में कह देते, जैसे एक प्रकार मुलायम सिंह यादव जी से पूछा गया कि भाई बच्चों को आप अधिकार, नकल का अधिकार देना चाहते हैं, नकल होगा? तो उन्होंने कहा ऐसा है, बच्चों का ये जन्म सिद्ध अधिकार है कि वो नकल करें। जब हमारा संविधान नकल से बन सकता है तो बच्चे नकल करके परीक्षा क्यों नहीं दे सकते हैं? तो ऐसे भी विचार हैं, इसे क्रिटिसिज्म कहते हैं। इसे संविधान का क्या कहते हैं? क्रिटिसिज्म कहते हैं। तो जब ये संविधान बन के तैयार हुआ था तो उस समय भी लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया था इसको कि ये बारोड है। कुछ एक थे हनुमंत थैया नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया था कि हम कहाँ बांसुरी की आवाज़ सुनना चाहते थे, हमें ब्रास बैंड सुनाया जा रहा है। मतलब बांसुरी समझ रहे हैं ना, बांसुरी भारतीयता का प्रतीक है और ब्रास बैंड ब्रिटेन का प्रतीक है। तो वो कहते थे कि हम बांसुरी के लिए लड़े मरे और आज हमको ब्रास बैंड सुनाया जा रहा है। तो ऐसी टिप्पणियाँ उस समय भी की गई थी जब ये संविधान बन के तैयार हुआ। पर एग्ज़ाम के लिए आता नहीं है, परंतु अगर आप किसी बड़े एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो सब पढ़ना चाहिए। बट 1 डे एग्ज़ाम में पहली बैठक कब हुई पूछ लिया जाता है, 9 दिसंबर 1946। और प्रोटेम स्पीकर कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा। दूसरी बैठक कब होती है? 11 दिसंबर को। और तीसरी 2-2 दिन के अंतराल पे बैठकें हुई है। फाइनली तीसरी बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपना विजन डॉक्यूमेंट रखा, जिसे क्या कहते हैं? उद्देश्य प्रस्ताव। और यही उद्देश्य प्रस्ताव बताएगा कि भारत का संविधान कैसा होगा। और इसे ही बाद में वोटिंग के द्वारा संविधान में ऐड कर लिया जाएगा 24 जनवरी 1947 को, यानी संविधान बनने के सबसे बाद में, एकदम अंत में इसे ऐड किया गया है। और इसे कहेंगे संविधान की प्रस्तावना। और इस प्रस्तावना में आज तक केवल एक बार संशोधन हुआ है, वो है 42वां संशोधन 1976। इंदिरा गांधी उस समय प्राइम मिनिस्टर, आयरन लेडी, और फ़खरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति थे। और उस समय 3 शब्द जोड़ा गया, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, एकता और अखंडता। हमारे संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं था। कौन सा शब्द था? पंथ निरपेक्ष था। लेकिन इसमें धर्मनिरपेक्ष डाल दिया गया। सेकुलरिज्म का सही अर्थ क्या है अभी तक डिफाइन नहीं है, उसको ध्यान में रखिएगा। सेकुलरिज्म का मतलब क्या होता है आज तक किसी को नहीं पता है। नहीं, इसका अर्थ है भारतीय संविधान में पहले क्या था? पंथ निरपेक्ष। इंदिरा गांधी जी ने इसे क्या कर दिया? धर्म निरपेक्ष कर दिया। सो ये है प्रथम बैठक की चर्चा। अब इसके बाद समितियां पढ़ेंगे कि किस समिति का अध्यक्ष कौन बना। इसे आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।